तो हिंदुस्तान का प्राचीन भारत का इतिहास आर्य सेंट्रिक नहीं हो सकता है, हम उसको चुनौती देते हैं। भागीरथ मान जी का जो शांतिपूर्ण आंदोलन था, जतरा टाना भगत का जो असहयोग आंदोलन था, तो गांधी की छाया में उसको आप लुप्त कर देते हैं, तो बहुत गड़बड़ है ये। वो हम संतुष्ट नहीं। जिस समाज ने हमसे ग्लोबल गांव का देवता लिखवा के इस पूरे देश भर में सम्मान दिलवा दिया, उसके प्रति मेरे मन में कोई कर्ज नहीं होना चाहिए। फोकस ये है कि जो मानव शास्त्र ने ब्रिटिश पीरियड से एक स्टेरियोटाइप बना कर रख दिया है कि ये जंगल से आए हुए लोग हैं, अभी निकले हैं, खेती वेती शुरू कर रहे हैं, इस स्टेरियोटाइप को तोड़ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं IDTV इन धनुष और मैं हूं दयानंद राय। आज हमारे साथ हैं कवि, कथाकार, उपन्यासकार और कुशल प्रशासक रणेंद्र। रणेंद्र जी का उपन्यास, कहानियाँ, कविताएं सब चर्चित रही हैं। खासकर ग्लोबल गांव का देवता तो खासा चर्चित रहा है और इनकी एक खासियत ये भी है कि इन्होंने आदिवासी विमर्श को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो हम सर से जानते हैं, सर एक कवि जो 9वीं क्लास में कविताएं लिखा करता था, वो कहानियाँ फिर उपन्यास लिखने लगा, ऐसे उपन्यास लिखने लगा कि फिर एक नया एक तरह का मुहावरा ही गढ़ा जाने लगा। कैसे हुआ ये सब? तो एक्चुअली मतलब कि साहित्य की दुनिया में चहलकदमी करने में नहीं आया था। मैं जो राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी के तौर पे जो एकदम गांव में पोस्टिंग हुई 89 से, तो उसने बहुत सारा नजरिया बदला हुआ। एक मध्यवर्गीय परिवार में जन्मा एक युवा, एक किशोर जो नई दुनिया को देख रहा था, जो वो शहर के मध्यवर्ग की दुनिया से बहुत ही भिन्न थी। पहली पोस्टिंग जो बिहार के रोहतास जिले में थी, तो बहुत ही फ्यूडल और बहुत ही कास्टिस्ट जिला था। वो बहुत सवर्ण वर्चस्व वहाँ और दलितों के प्रति बहुत ही घृणा का बोध। तो वो समाज को देखने का एक हर चीज अच्छा होता है, वो धीरे धीरे बदलने लगा। चीजें बहुत वहाँ विकृत हुई और वहाँ से हटना पड़ा। जब यहाँ आया मैं 90s में, तो मुझे पहली बार ऐसे समाज से भेंट हुई जो वहाँ जन्म के आधार पे कोई जाति व्यवस्था या कोई घृणा बोध था ही नहीं। तो वो एक मतलब ऐसे अति जातिवादी मानसिकता से या माहौल से निकल के आया था कि बहुत ही आश्चर्य लगा कि ऐसा भी समाज हो सकता है जहाँ जाति नाम की कोई चीज ही नहीं हो, जन्म के आधार पे कोई भेदभाव ही नहीं हो। तो मेरे लिए बड़ा सुखद था और मैंने फिर सीखने की कोशिश की। और शुरुआत के जो 15 साल थे फील्ड के, वो गांव में ही गुजरे और उन्हीं के आधार पे जो मैं वहाँ बिशनपुर में था तो 95 में वहाँ असुर समुदाय के लोग थे और बॉक्साइट माइन के कारण जो परेशानियां थी, जो विस्थापन था, जो बर्बादी थी, छोटी सी जनसंख्या और रोज उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल रही थी, तो ग्लोबल गांव का देवता रांची आया। तो यहाँ आदिवासी जमीन की लूट जो अभी तक जारी है, आप सब लोग परिचित हैं, और पत्रकारों की भी हत्या उस समय भी हो रही थी। तो उस पे भी मैंने समय लगाया बहुत, कई वर्षों तक। उसके बाद वो गायब होता देश आया। लेकिन इन सारे चीजों के लिखने क्रम में मैं बहुत पढ़ता था, क्योंकि आपके मेरे उपन्यास में आपको वो थोड़ा सा कथा रस का अभाव दिखता है, कहीं कहीं वो थोड़ा ज्यादा ही शोध दिखता है। उसके पीछे की चीजों को समझने की कोशिश करता था कि आखिर ये है क्यों। उसी समझने क्रम में मैं आदिवासी विषयों की ओर आकर्षित हुआ। पहल में पूरा एक सीरीज ही आया था आदिवासी भाषाओं पे, इतिहास पे। तो जो मैंने अभी कहा कि ये कि 1871-72 में अगर 10% आबादी ही आर्य मूल की है, 90% लोग गैर आर्य मूल के लोग हैं, मैंने जो संस्कृत बोलने वाले पर रेस से उसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं। बहुत नस्ल जो है बहुत ही अवैज्ञानिक सिद्धांत है जो गढ़ा गया था कॉलोनियल पीरियड में। खास करके यूरोप ने वो दासों व्यापार को लेके या फिर उपनिवेशों में अपने दमन को सही सिद्ध करने के लिए इस ढंग की चीजों को गढ़ा था उसने। ये नस्ल है, हमारी नस्ल अलग है। लेकिन आर्य नस्ल को लेके जो उनके यहाँ एक रोमांटिसिज्म था, एक यूटोपिया था, तो वो उनके यहाँ दिखा। मैक्स मुलर ने वेद की तलाश इसलिए की, वगैरह वगैरह।
लेकिन वो चीजें हमारे यहाँ भी थोपी गई और हमारे भी जो एलिट थे, अभिजाते थे, उनको भी पसंद आया। तो अब जिस समय संस्कृत या आर्य मूल के लोगों की आबादी ही 5% रही होगी, तो उस समय के इतिहास का नाम क्यों होना चाहिए ऋग्वैदिककालीन भारत, उत्तर वैदिककालीन भारत? संगम साहित्य भी अगर उस समय का है, तो हम उत्तर भारत के लोगों को संगम साहित्य के बारे में जानकारी क्यों नहीं है? द्रविड़ संस्कृति के बारे में जानकारी क्यों नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम बहुत जोर जोर से बोलते रहते हैं। बैगई नदी के किनारे उसी समय की सभ्यता, नगर सभ्यता मिली है, हूबहू उसी कालावधि का, थोड़ा बस आगे पीछे का। हमको जानकारी भी नहीं है कि हाँ, तमिलनाडु में एक बहुत बड़ी सभ्यता की खुदाई हुई है या हो रही है, जो सिंधु घाटी जैसी ही थी। तो ये जो उत्तर भारतीय केंद्रित और आर्य केंद्रित इतिहास बचपन से हम लोगों को या कई पीढ़ियों को, और एक खास मानसिकता कि हम इतना खुश रहते हैं बस यहाँ पाटलिपुत्र से इंद्रप्रस्थ की घटनाओं के बीच में ही, इसी को भारत मान के हम लोग खुश रहते हैं। उत्तर पूर्व में कुछ हो रहा है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दक्षिण भारत में कुछ होता है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लगता है वो भारत का हिस्सा ही नहीं है। एक तो वो है कि ये जो हिंदुस्तान का प्राचीन भारत का इतिहास आर्य सेंट्रिक नहीं हो सकता है, हम उसको चुनौती देते हैं। दूसरा कि डीडी कोसंबी, रामशरण शर्मा, देवप्रसाद चट्टोपाध्याय ये कह रहे हैं कि राजतंत्रों के विकास के पहले जो गणराज, गणतंत्र हैं, उनका स्वरूप ट्राइबल है, आदिवासी। और अभी उस हमारे सेमिनार में वो उस पर पेपर आने वाला है, तो उस पर क्यों नहीं काम होगा यार? क्यों नहीं हम लोग को मालूम है? हम लोग क्यों अभी तक जंगली ही समझ रहे हैं? और फिर मध्यकाल में मध्य भारत से लेके और वो पूरा उत्तर पूर्व तक बहुत सारे राजवंश जो है वो आदिवासी राजवंश थे। ठीक है कि बाद में उनका क्षत्रियकरण हो गया, वो लोग राजपूत हो गए वगैरह वगैरह, था तो ये क्यों नहीं हमको? एक बात बताइए। चौथी बात कि आप शुरू करते हैं आदिवासियों के इतिहास के बारे में अंग्रेजों के आने के बाद। झा सर का भी जो शोध आता है, कोल रिवोल्ट पे आता है, सुरेश सिंह का आता है, बिरसा मुंडा पे आता है, पुरुषोत्तम कुमार ने काम किया, कई लोगों ने काम किया, वो काम यही है। लेकिन ये सारे अंग्रेजों का नहीं। कोई भी इलाके का, रीजन का या किसी भी समुदाय का इतिहास ब्रेकेज में थोड़े होगा कि आधुनिक काल में है, मध्यकाल में नहीं था, प्राचीन काल में तो था ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आप बेईमानी तो कर रहे हैं ना। आप कंटिन्यूटी में क्यों नहीं ट्राइबल हिस्ट्री की बात करते हैं और खाली क्रांति की बात क्यों करते हैं? ये जो 45 साल का शांतिपूर्ण आंदोलन था सरदारी मूवमेंट के तौर पे, भागीरथ मान जी का जो शांतिपूर्ण आंदोलन था, रत्ना टाना भगत का जो असहयोग आंदोलन था, तो गांधी की छाया में उसको आप लुप्त कर देते हैं, तो बहुत गड़बड़ है ये। वो हम संतुष्ट नहीं है। इस कारण से हम लोग आदिवासी इतिहास पे सेमिनार कर रहे हैं और 3 दिन का है ये 28, 29, 30 अगस्त को TRI के ही सभागार में। आपको जब भी हम लोग देखते हैं तो आदिवासी विमर्श पर केंद्रित साहित्यकार, आप दलित विमर्श पे कोई बात नहीं करते, नारीवादी पे क्यों एक खास सेंटर का है बना के रखा आपने? अगर मेरी पोस्टिंग गया जिला के भुइयां लोगों के बीच में हुई रहती और वहीं मैं 30 साल जीवन गुजार देता, तो स्वाभाविक है कि भुइयां लोगों पर बात करता मैं अपने जिंदगी का मैंने दूसरा जन्म ही हुआ है यहाँ, और आदिवासियों के बीच में जन्म हुआ। अब अनगढ़ा रहा, बिशुनपुर रहा, तो बिशुनपुर तो अपने आप में मानव शास्त्र का मतलब वहाँ उरांव है, वहाँ नगेसिया है, वहाँ चेरो खेरवार है, वहाँ असुर है, ब्रिजिया है, बिरहोर है, कोरवा बगल में है, परहिया है वहाँ। तो एक तरह से वो ओपन स्कूल था एंथ्रोपोलॉजी का। वो जो समाज जहाँ जिसने मुझे इतना सम्मान दिया, जिसने मुझे इतना प्यार, नई दृष्टि दी जीवन को देखने की। पट्टा में रह रहते थे, समझ में आता है ये सब चीज। ग्लोबल गांव का देवता लिखा था, हिंदी साहित्य में कोई जान जाता है हमको। तो जिस समाज ने हमसे ग्लोबल गांव का देवता लिखवा के देश भर में सम्मान दिलवा दिया, उसके प्रति मेरे मन में कोई कर्ज नहीं होना चाहिए। आपकी रचनाओं को जब हम लोग देखते हैं तो एक गंभीर शोधार्थी दिखाई देता है। आप ATI में हमसे वो IAS लोगों को पढ़वाते रहिएगा, फिर TRI में शोध करवाते रहिएगा, और हिंदी साहित्य के शिक्षक तो हम हैं नहीं, लेकिन आप हमसे वो एकेडमी का काम करवा रहे हैं, लेकिन पढ़वा रहे हैं बहुत सीनियर लोगों को। अब शोध संस्थान का जो निर्देशक होगा, वो खुद अगर वो शोध नहीं करेगा तो काहे का निर्देशक होगा जी, बताइए। तो खाली क्लर्कल काम करने के लिए कि हाँ, फाइल पर साइन करने के लिए। जिसके पास सबसे बड़ा लाइब्रेरी वही सबसे बड़ा आदमी है।
इसका क्या और अब्बासी खलीफाओं का साम्राज्य था 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी में, 12वीं वहाँ अरब में। तो अब्बासी खलीफाओं के यहाँ दरबार में जो पद मिलता था वो पुस्तकालय के आधार पे मिलता था कि आपके घर में कितनी बड़ी लाइब्रेरी है, उसके आधार पे आपको वहाँ पद मिलता था। माना जाता था कि आप उतना विद्वान व्यक्ति हैं, और आपसे कोई गलती अगर हो गई तो आपको सबसे बड़ी सजाई मिलती थी कि आपकी लाइब्रेरी छीन ली जाती थी आपसे। तो उस समय जो राइज हुआ, वहाँ जो उदय हुआ विज्ञान का, जो विकास हुआ उस 800 से 1200 ईस्वी के बीच में, वो अद्भुत था। यूरोप में जो विज्ञान का विकास का जो आधार बना, वो उस अब्बासी खलीफाओं के समय का प्रयोग के आधार पर बना। और वो प्रयोग इसलिए संभव हो सके कि उन्होंने चीन के और भारत के और ग्रीस के जो भी विज्ञान के काम हुए थे उनका अनुवाद करवाया था उन्होंने अपनी भाषा में। पहले अनुवाद का आंदोलन चलाया था, लाइब्रेरी का आंदोलन चलाया, फिर उन्होंने शोध केंद्र स्थापित किए, वैज्ञानिक वो प्रयोगशालाओं को स्टेट ने पहली बार डोनेशन देना शुरू किया। तो बहुत अद्भुत काम था। तो लाइब्रेरी को बड़ी उन्होंने दी। इस्लाम में पुस्तकालय को उतना सम्मान देना, उसके कारण से उसका उत्थान होना कि अभी तक उसको याद किया जाता है विज्ञान के उत्थान के काल के तौर पे, और यूरोप के विज्ञान का आधार बन गया वो उत्थान। तो ये लाइब्रेरी की महत्ता है। आपके कार्यकाल में टीआरआई में शोध जबरदस्त हो रहे हैं, ये काम आगे बढ़ रहा है, तो इस पे फोकस कहाँ है? फोकस ये है कि जो मानव शास्त्र ने ब्रिटिश पीरियड से एक स्टीरियोटाइप बना कर रख दिया है कि ये जंगल से आए हुए लोग हैं, अभी निकले हैं, खेती वेती शुरू कर रहे हैं, इस स्टीरियोटाइप को तोड़ना। कि आदिवासी स्टडी का मतलब केवल एंथ्रोपोलॉजिकल या एथनोग्राफिक स्टडी नहीं है। दर्शन शास्त्र में भी काम होना चाहिए, इतिहास पे भी काम होना चाहिए, समाज शास्त्र पे काम होना चाहिए, मनोविज्ञान पे काम होना चाहिए, चिकित्सा विज्ञान के दृष्टिकोण से काम होना चाहिए। तो ये सारे काम हो रहे हैं। आईएम हमारा काम कर रहा है, रिम्स काम कर रहा है, जेएनयू, डीयू, आईआईटी खड़गपुर काम कर रहा है टीआरआई के लिए। बंगाल के अधिकांश यूनिवर्सिटी के लोग काम कर रहे हैं टीआरआई के लिए। तो ये टीआरआई का बहुत ही गौरव का क्षण है, गौरव का पल है। और अंत में झारखंड गौरव सम्मान मिला आपको, नए रचनाकारों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कि सम्मान के लिए तो कोई लिखता नहीं है, अपनी आवाज, हृदय की आवाज सुनिए, और सबसे कमजोर और सबसे उत्पीड़ित है इस दुनिया में कोई भी या समाज में कोई भी, उसके पक्ष में खड़े हुए। जैसे गुंगी रुलाई के कोरस जब लिखा गया तो वहाँ आदिवासी चिंता नहीं है, वहाँ इस हिंदुत्व के हिंसक राजनीति के वरक्ष जो हमारी हिंदुस्तान की एक समावेशी संस्कृति थी, उसके पक्ष में खड़ा होने की कोशिश हमने की है, और मॉब लिंचिंग के खिलाफ कुछ लिखने की कोशिश की। और उसका इतिहास हमने ढूंढा भारतीय संगीत के इतिहास में, उसके विकास की यात्रा में। तो उसके लिए जाना पड़ा हमको वहाँ अमीर खुसरो से लेके और अभी तक के विकास की यात्रा में, और उसको आज से जोड़ना पड़ा। तो सोचना होगा, केवल लिखने के लिए लिखना, शौक के लिए लिखना, पुरस्कार के लिए लिखना तो बहुत दिन तक चलता नहीं, बहुत आगे तक नहीं चलता है।